Hello everyone. From today's session, we are starting Science 2, Chapter 1, Heredity and Evolution. To have a better understanding about the next part of the chapter, that is transcription, translation and translocation, we need to revise about some points that we studied about DNA and various types of RNA in our previous grades. So here we are with the very basics part of the chapter, and this will help us in understanding the next part of the chapter. So let's start with today's class, and I'm starting with genetic material, the most basic part. Okay, so what is genetic material? हम किसे genetic material कहते हैं? Genetic material वो होता है, वो एक substance होता है जो कि बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को इन अ कोडेड फॉर्म स्टोर करे और ट्रांसफर करे इसे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, और उसके एक्सप्रेशन नेक्स्ट जनरेशन कहने का मतलब है कि ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करे और उसके एक्सप्रेशन ऑफस्प्रिंग में दिखाई दे। तो कहने का मतलब कि जैसे एक पेरेंट्स के सिमिलर ऑफस्प्रिंग होते हैं, तो मतलब उसकी जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हुई है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो पहले माना जाता था कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द डीएनए एंड एवरीथिंग, इट वॉज एज्यूम दैट प्रोटीन कैन बी द जेनेटिक मटेरियल। अब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। प्रोटीन का मतलब है यहाँ पे प्री एमिनेंट, मतलब कि ऑफ द फर्स्ट रैंक, सबसे टॉप पे रहता है। तो प्रोटीन का काम क्या है यहाँ पे? ये बहुत एग्जिबिट मतलब कि स्पेसिफिक फंक्शन करता है। प्रोटीन ऑलवेज एक्ट एज एंजाइम्स। यही हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन में, जहां पे एंजाइम बनता है थ्रू दीज थ्री प्रोसेसेस। और कहां से आता है वो? डीएनए से आता है, वो एंजाइम बनता है। तो प्रोटीन बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे एंजाइम एज अ प्रोटीन ऑलवेज एक्ट्स एज एंजाइम। बट प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल नहीं कहा जा सकता कि जो सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बिकॉज प्रोटीन का एक काम नहीं कर सकता है और वो है डुप्लीकेशन। मतलब कि प्रोटीन अपना डुप्लीकेट फॉर्म नहीं बना सकता है और जो उसे जेनेटिक मटेरियल के लिए क्वालिफाई नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि डीएनए कैसा होता है कि जैसे फादर का डीएनए, पेरेंट्स का जो डीएनए होता है वो ऑलमोस्ट मैच करता है, राइट, मैक्सिमम मैच करता है टू ऑफस्प्रिंग डीएनए। तो डीएनए वहां पे मैच करता है, मतलब वो डुप्लीकेट फॉर्म बनाता है अपना, और जब डुप्लीकेट फॉर्म बनाएगा इसीलिए ही उसे जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। तो अभी हम डीएनए के बारे में समझते हैं थोड़ा। डीएनए क्या होता है? सारी सेल्स में पाया जाता है, ये तभी फंक्शन करती हैं सेल्स। इसमें सारी सोमेटिक सेल्स जो हमारी बॉडी सेल्स होती हैं, अपार्ट फ्रॉम द लाइक द न्यूरॉन सेल्स, जितनी भी बॉडी सेल्स होती हैं हमारी, ये सेम अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेन करती हैं। ये बहुत सारी वेराइटीज होती हैं डीएनए में, और ये डुप्लीकेट, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेट करता है। मतलब कि पेरेंट्स की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बच्चे में जाती है, ऑफस्प्रिंग में जाती है, और इसमें म्यूटेशंस डेवलप होते हैं। देखो यहाँ पे म्यूटेशंस का डेवलप होना मतलब कि इसकी इंफॉर्मेशन में चेंज आना, मतलब डीएनए में उसकी वैरायटी में चेंज आना। जब वैरायटी में चेंज होगी तभी उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी आएगी। जब गड़बड़ी आएगी तो दूसरी तरीके की वैरायटी निकलेगी। जब दूसरी तरीके की वैरायटी निकलेगी तो वहां पे क्या होगा? नई स्पीसीज का हो सकता है वहां पे फॉर्मेशन हो जाए, दूसरे तरीके का स्पीसीज बन जाए। तो इसलिए यहाँ पे डीएनए का एक ये बेनिफिट है, और इसी तरह से हमारे नेचर में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज आ पाई हैं बिकॉज ऑफ। अब हम डीएनए को बहुत डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं, बेसिक तरीके से समझेंगे बट थोड़ा सा डिटेल में। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था, और डीएनए 3D में ऐसे दिखता है, आप देख सकते हो यहाँ पे 3D में ऐसे दिखता है, और इसका 2D डायग्राम ये रहा। डीएनए के स्ट्रैंड्स दो डबल हेलिकल होता है, दो स्ट्रैंड्स होते हैं। एक आप यहां समझ लो, एक ये हेलिकल है, एक और ये रहा, दो स्ट्रैंड्स होते हैं। ये स्ट्रैंड्स के एक सेगमेंट को अगर ले लें, एक सेगमेंट को ले लें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। उसे ही हम जीन्स बोलते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है डीएनए में। नाउ हियर ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, यहाँ पे ये स्ट्रैंड और एक ये वाला, तो दोनों ईच स्ट्रैंड इन द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, यहाँ पे ईच स्ट्रैंड इन द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। तो हम इन्हें न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। यहां पर ईच न्यूक्लियोटाइड, हर एक छोटा न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। डीऑक्सीराइबोस शुगर से मिलकर बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप उसमें इंक्लूड है, एंड नाइट्रोजन बेस, उसमें नाइट्रोजन बेस होता है। अब ईच नाइट्रोजन बेस 4 टाइप से होता है। सो नाइट्रोजन बेसिस आर ऑफ 4 टाइप्स, एंड दोज 4 टाइप्स आर एडेनाइन, ग्यूनाइन, थाइमीन, साइटोसिन।
and together adenine and guanine are known as purines and thymine and cytosine are together known as pyrimidines. So these are the 4 types of nitrogen bases. So in the structure of nucleotide की molecule of नाइट्रोजन बेस एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल किससे जुड़ा होता है? शुगर से, डीऑक्सीराइबोस शुगर से जुड़ा होता है. तो जैसे कि अगर एक एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन बेस का लगेगा तो 4 नाइट्रोजन बेस हो गए, 4 मॉलिक्यूल्स 4 नाइट्रोजन बेस टाइप हो गए. तो न्यूक्लियोटाइड में कितने टाइप के बनेंगे? 4 टाइप के बनेंगे. सो जो 2 स्ट्रैंड होते हैं यहाँ पे, ये जो 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, दोज आर कंपेरेबल टू द 2 रेल्स. ऐसा लगता है जैसे लेडर होता है ना, जो सीढ़ियां होती हैं, तो लेडर की तरह दिखाई देता है. और ईच रेल इज मेड अप ऑफ अल्टरनेटली ज्वाइंट मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर एंड फास्फोरिक एसिड. तो मतलब कि शुगर और फास्फोरिक एसिड के से ज्वाइन करता है और एक मॉलिक्यूल होता है नाइट्रोजन बेस का जिसमें से 4 है. तो 4 टाइप के यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं. यहां पर जो भी पेयर्स बनते हैं तो नाइट्रोजनस बेसिस ऑलवेज ज्वाइंट विद द हाइड्रोजन बॉन्ड. तो आप यहां पे देख सकते हो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड से हमेशा जुड़ा होता है. एडेनाइन ऑलवेज पेयर्स विद थायमीन एंड साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विद ग्वानिन. तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रख सकते हो कि एडेनाइन हमेशा थायमीन के साथ पेयर बनाता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ पेयर बनाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए. जो डीएनए का मैंने बताया स्टार्टिंग में कि ये जो छोटा सा सेगमेंट होता है, इसका अगर हम कोई भी एक सेगमेंट ले लेंगे, छोटा सा एक सेगमेंट ले लेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीन्स होते हैं. और ये जो जीन्स होते हैं, दीज जीन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. उसका जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो हमारे ऑफस्प्रिंग में दिखाई देता है. यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है कि यहाँ पे देख सकते हो स्किन टोन, हेयर कलर और ब्लड ग्रुप है. स्किन टोन, हेयर कलर, ब्लड ग्रुप मदर और फादर का है. तो ऑफस्प्रिंग में आप सिमिलरिटी देख सकते हो. यहाँ पे क्या सिमिलरिटी आ रही है? तो दीज जीन्स आर ट्रांसफर्स द कैरेक्टर्स, द हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द offspring. After understanding the DNA completely, let us study about the types of different types of RNA. So RNA is ribonucleic acid, मतलब इसमें सिंगल राइबो शुगर होता है. और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक जब हमने बोला तो उसमें ऑक्सीजन का कम होता है देन दिस. तो बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन कि पहले आरएनए आया होगा कि डीएनए? तो पहले हमेशा एक सिंगल आरएनए ही आया होगा. पहले राइबो आई होगी शुगर, फिर उसमें डीऑक्सी का फॉर्म उसका हुआ होगा. तो यहाँ पे पहले आरएनए. ये आरएनए क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? बिकॉज ये पहले तो हम समझ लेते हैं ये सिंगल चेन पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है. जैसे वहां पे डबल हेलिकल देखा था, तो वहां पे यहाँ पे क्या होता है? सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ये. और ये क्या काम करता है कि कोडेड जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए से साइटोप्लाज्म में आती है. साइटोप्लाज्म से कहां जाती है? राइबोसोम में. और जो क्या करता है? प्रोटीन बनाता है जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे इसका काम क्या होता है आरएनए का? प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन को बनाना. तो प्रोटीन सिंथेसिस कहलाता है. एंजाइम सिंथेसिस सिमिलरली मैंने बताया था कि प्रोटीन एक्ट्स एज एंजाइम. तो ये सिमिलर होता है. एंजाइम क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन को करने में मदद करता है, जो केमिकल बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको हेल्प करता है एंजाइम. तो यहाँ पे ये हो गया आरएनए के बारे में. अब हम थोड़ा सा आरएनए को स्ट्रक्चर को समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में. सो हियर एज आई सेड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड. और दिस राइबोन्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ राइबोस शुगर, phosphate molecule and nitrogenous base. Here you can see phosphate molecule and ribose sugar are same, and nitrogenous base also has 4 type of molecules here, 4 type of nitrogenous bases, and those are here, those are adenine, guanine, cytosine and uracil. So instead of thymine, here we have uracil. Uracil is much energy efficient than thymine. So RNA has uracil than the thymine. So here न्यूक्लियोटाइड, जैसे इसमें न्यूक्लियोटाइड जो एक एक जो बनेंगे न्यूक्लियोटाइड्स, ये कैसे बनते हैं? सेम 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल, राइबोस शुगर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1 नाइट्रोजनस बेस. मतलब कि नाइट्रोजन बेस का एक टाइप से लेंगे, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल में कोई एक आएगा. तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी न्यूक्लियोटाइड की, वो ऐसे बनेगी. एंड सिमिलरली लार्ज नंबर ऑफ दीज
न्यूक्लियोटाइड्स मॉलिक्यूल्स बॉन्ड टुगेदर, ये कई सारे जुड़ के क्या बनाते हैं, वन सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ आरएनए, मतलब कि पूरा एक आरएनए जो बनता है वो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दैट आरएनए इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जिस हिसाब से वो काम करते हैं। तो पहला है राइबोसोमल आरएनए, दूसरा है मैसेंजर आरएनए और तीसरा है ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो, और एमआरएनए ऐसा और टीआरएनए। जब हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ रहे होंगे तो ये हम देखेंगे वहां पे कि ये शुगर का बनाने का काम करता है, मैसेंजर जो इंफॉर्मेशन लेके जाता है डीएनए से साइटोप्लाज्म में, और ट्रांसफर आरएनए जो उसको कोडिंग में मतलब डीकोड करने में हेल्प करता है, ट्रांसफर करके अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करके राइबोसोम में ले आना। ठीक है, अब समझते हैं एक एक करके। तो राइबोसोमल आरएनए जो है उसका काम क्या है, द मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए विच इज अ कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम ऑर्गेनेल। यहां पर राइबोसोमल आरएनए, तो यहां पर राइबोसोमल आरएनए, अब राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन क्या है, यहां पर ये एक मैक्रोमोलिकुलर मशीन टाइप से होता है जो सारी लिविंग सेल्स में पाया जाता है जो भी, और ये क्या, इसका काम क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ये प्रोटीन को बनाता है। इसका काम क्या है, टू फंक्शन द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना बॉडी में, लिविंग सेल्स में बनाना। नाउ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए का काम क्या है कि जो भी जो इंफॉर्मेशन कोडेड होगी डीएनए में, उसको वो क्या करेगा, डीएनए से लेकर जाएगा, उस इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा, डीएनए से लेके साइटोप्लाज्म में आएगा, और वो कहां पे भेजेगा, बेसिकली ट्रांसफर आरएनए की तरफ जाएगा, जिसे वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प हो सके, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होता है इससे, तो वो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो आप यहां पे एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, नाउ एंड द लास्ट ट्रांसफर आरएनए। सो ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे क्या काम है इसका, इसका काम यही है कि ये वो मॉलिक्यूल है जो ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड्स को राइबोसोम की तरफ, राइबोसोम की ऑर्गेनेल की तरफ, जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, पॉलीपेप्टाइड्स बनेगी। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होती है, अमीनो एसिड की चेन ही होती है। ये जो पॉलीपेप्टाइड्स है अमीनो एसिड की चेन होती है। अमीनो एसिड्स बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, और इसमें जो कोडॉन्स होते हैं, जो वहां पे जो ए सी जी ऐसे करके जो ग्रुप्स बनते हैं उन्हें कोडॉन बोलते हैं, 3 होते हैं तो ट्रिपलेट कोडॉन कहा जाता है। उनका जो फॉर्मेशन होता है, जो पहले मैसेंजर आरएनए तो पहचान नहीं पाता, तो ट्रांसफर आरएनए से ही होता है, और वहां पे ये हेल्प करता है। तो ये इस तरीके से क्या बनता है, बेसिकली हमारा प्रोटीन बनता है बॉडी में, एंड दैट्स हाउ आरएनए हेल्प्स द बॉडी टू फॉर्म द प्रोटीन फॉर इटसेल्फ, प्रोटीन सिंथेसिस, and that is really important for our body. So this is all the function of DNA and RNA. This, I hope this helps you to have the better understanding of the basic concept of the chapter, and now we will learn in the next video, that is transcription, translation and translocation, and you will find it easier now if you understand this part. So revise it once, make the notes once, and wait for the new video. We'll learn the transcription, translation and translocation there.